नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं क्रांति दूत की। क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, यानी हमारे भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। सभी अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी भावनाओं से, अपनी अपनी स्किल और क्षमता के साथ अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। देश की नई पीढ़ी को इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा मौका है जो हमें बताता है कि हमें पीछे पलट कर क्या दिखता है। बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों के राज से अब तक, या बहुत सारे लोगों को काशी ज्ञान वापी दिखाई पड़ रही है। कई लोगों को मथुरा की जन्मभूमि में दिखाई पड़ रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जब पीछे पलट कर देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें हमारे आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत दिखाई पड़ते हैं, या क्रांति दूत दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, क्रांति दूत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और साथ ही मास्टर जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना एक गुट था। गरम दल के लोग थे। उन्होंने क्रांति की और उनका ये कहना था, अहिंसा के मुकाबले क्रांति से अगर हम आजादी लें तो लोगों को उसका मोल ज्यादा पता चलेगा। इसके लेखक हमारे साथ हैं जिन्होंने 10 पुस्तकों की सीरीज लिखने की ठानी है। 2 पुस्तकें इसमें झांसी और काशी आ चुकी है। आगे क्या क्या आने वाला है, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जकार्ता से सीधे जुड़े हैं। उनसे हम बात करते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे सीधा पहला सवाल ये कि इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आप बहुत दिन से सोच रहे थे, कहाँ से इसका सफर शुरू होता है क्रांति दूत का? हमारे दर्शकों के साथ ये शेयर करिए। नमस्कार संजय जी। हमको मौका दिया है कि हम अपनी बात लोगों के सामने ला सके। जैसा कि आपने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और लोग बाग उसमें भारत के इतिहास में अपने-अपने हिसाब से चीज़ें ढूँढ रहे हैं। मेरी हमेशा से एक इच्छा रही थी कि जब चूँकि मैं झांसी का रहने वाला हूँ और मैंने अपने घर में सुना है, अपने बड़ों से सुना है कि ऐसे कई लोग हुए हैं जिनका नाम सामने नहीं आ पाया। तो मुझे जब ये पिछले दिनों मौका मिला कि मैं कुछ लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में आप सभी लोगों को बता सकूँ, अपने दोस्तों को बता सकूँ, परिवार वालों को और आगे बढ़ के इस दुनिया को बता सकूँ कि ऐसे भी लोग हैं। 2 या 3 परिवार नहीं है बल्कि हज़ारों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। 1 मिनट के लिए भी नहीं हिचके, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। उन्हीं सब लोगों को, उन्हीं सब क्रांतिकारियों को, उन्हीं सब क्रांति दूतों को लेकर ये श्रृंखला रची गई है। जैसा कि आपने बताया 10 किताबों की श्रृंखला रहेगी ये, जो धीरे-धीरे आती रहेगी। अभी इसके 2 भाग आ चुके हैं। पहला है झांसी फाइल्स, जो कि 10 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। उसके बाद काशी आ चुका है और बस अब कुछ ही दिनों में आप लोग मित्र मेला से परिचित होने वाले हो। ये सवाल ये है कि इसमें जब इस किताब को पढ़ने लगता है कोई भी पाठक, तो उसे लगता है कि मनीष श्रीवास्तव सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और काकोरी कांड के जो हीरो रहे हैं, सान्याल साहब, उन सारे लोगों के बीच में मनीष श्रीवास्तव बैठे हैं और वहां से वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और पाठक भी अपने आप को उस बड़े कैनवस में कहीं साइड में कोने में अपने आप को पाता है, महसूस करता है उस चीज को। तो ये कैसे संभव हुआ? इसमें जो डायलॉग्स हैं, आपस की बातचीत है, वो इसमें कल्पना कितनी है और हकीकत कितनी? मैंने जैसा कि 2 चीज़ों को मैं लेके चलूँगा, एक तो कल्पना और हकीकत वाली बात है। तो इसमें जब आप किताब पढ़ रहे होंगे और जब आप इसके अंत में पहुँचते हैं किताब के, तो आप एक डिस्क्लेमर सूची देखेंगे जो कि करीब मेरे हिसाब से 160-70 किताबों की लिस्ट है। जो किताब कोविड के समय में मैंने उस उन किताबों को पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो ये जो भी आप घटनाएँ सुन रहे हैं, जो आप तारीखें पढ़ रहे हैं, 99% वो तारीखें सही हैं, घटनाएँ सही। कहीं-कहीं आपको थोड़ा-सा एक 1 साल का आगे-पीछे हो सकता है। वो कारण इसलिए रहा है कि जितने लोगों ने भी ये किताबें लिखी हैं, वो उस दौरान नहीं लिखी हैं जब ये घटनाएँ हो रही थीं। उस दौरान तो या तो जेल में थे या फिर कहीं भाग रहे थे। तो ये किताबें 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद लिखी गई हैं और लोगों के ज़ोर देने पे लिखी गई हैं। तो 1 आध साल का आगे-पीछे हो सकता है। कोशिश ये की गई है कि ना हो, पर हो भी सकता है। दूसरी बात आपने कही कि ये ऐसा कैसे हुआ कि सामने चल रहा है? तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पिछली बार भी जब हम लोग मिले थे तो मैंने बताया था कि जब मैं लिख रहा होता हूँ, तो मेरे हाथ सिर्फ चल रहे होते हैं, लिखवाने वाला कोई और होता है। मुझे नहीं मालूम कैसे होता है, मैं बैठ जाता हूँ, हाथ चलते हैं और पीछे से चलता रहता है सब कुछ। कोई है ऐसा जो मेरे साथ होता है उस समय और लिखवा देता है।
बट मुझे बड़ा सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को ये लग रहा है कि जैसे मास्टर जी कोई कहानी सुना रहे हैं और वो अपनी दालान में बैठे हुए हैं, तो पाठक भी एक कोने में स्टूल डाल के बैठा हुआ है, उनके साथ वो कहानी सुन रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जब लोग बाग बोल रहे हैं। अरे मनीष जी, जब इसको पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे मतलब पढ़ने के साथ साथ ऑडियो विजुअल का भी आनंद मिलता है। आपके जहन पे एक फिल्म चलती होती है, आप कल्पना करते होते हैं कि सान्याल साहब ऐसा बोल रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद वहां पर बिल्कुल छोटे भाई की तरह सुन रहे हैं, आंखें फाड़े, मुंह खोले, मुंह खुला का खुला है और वो बोल रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जैसे पहले रूही और फिर मैं मुन्ना हूँ आया, उसके बाद ये बिल्कुल अलग अलग तरह की अलग अलग जोनर की चीजें आ रही हैं, जिसमें मुन्ना को देख के तो लगता है कि ये कोई आदमी अपनी आप बीती सुना रहा है, अपने जी, साथ आप बीती जग बीती हो जाती है। काशी फाइल्स में ऐसा लगता है जैसे साक्षी भाव से कोई उसको सुन रहा है, देख रहा है, उसका साक्षी है और वो बता रहा है कि जैसे संजय दूर बैठकर भी ये बता रहे थे कि जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने रणभूमि में क्या किया, तो संजय उसको वैसा का वैसा बता रहे हैं कि अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। यानी वो पूरा जो संवाद है अर्जुन और कृष्ण के बीच का, उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, वो लाइवली बता रहे हैं उसको, तो वैसा इसमें भी लगता है। इसमें किताबों के अलावा जो अपने बड़े बुजुर्गों से आपने चीजें से सुनी हैं, जानी हैं, उसका कितना बड़ा योगदान है और वो चीज कैसे आपको पता चली? बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए नाना जी जैसे थे, मास्टर जी थे, उनसे मेरी मिलने का सौभाग्य तो मेरा नहीं रहा है, बट मैंने सुना है, मैंने अपनी मासी से सुना है, मैंने अपनी उनकी बहन से सुना है, उनकी बेटी से सुना है कि वो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उसमें नहीं लिखी हैं। जैसे मास्टर जी के बारे में ये था कि वो पेड़ों से जब मतलब उस समय तो आप समझ लीजिए उनकी हालत कैसी रही होगी। अपने घर से जब कूद के दूसरे घर में जाना, नीचे पुलिस आ गई है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो पेड़ों से ऊपर कूदते हुए चले जाते थे। उनको उनके बारे में कहा जाता था कि उनको जानवरों की, चिड़ियों की बोली बोलने में बड़ी महारत हासिल थी क्योंकि वो अपने जो एक गुट होता था उसको सिग्नल देना है, कुछ भी देना, तो उस चीज़ में उनको बड़ी महारत है। ऐसी कई चीज़ें सुन-सुन के मैं बड़ा हुआ था, बड़ा आश्चर्य होता था मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अब आपने जो एक बहुत अच्छी बात की कि आप सामने आज़ाद बैठे हुए हैं और वो दिख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उस समय जब ये क्रांति का माहौल था तो सब लोगों से एक एक रूल हुआ करता था कि किसी को अपनी तस्वीर नहीं देनी। इसलिए आप देखिए सान्याल साहब की कितनी तस्वीरें मिलेंगी, भगत सिंह की साहब की कितनी तस्वीरें मिलेंगी, मिलती नहीं है। मिलेंगी तो आपको हमारे जो बाद में नेता हुए हैं उनकी तस्वीरें भी मिलेंगी, उनकी मूर्तियाँ भी मिलेंगी, उनके नाम पे पार्क भी मिलेंगे, अब तो स्टेडियम भी मिलने वाले हैं। तो वो सब मिलता रहेगा। बट मेरी हमेशा से एक इच्छा थी कि केवल आज़ाद साहब की वो ही एक छवि नहीं रह जाए कि वो अपना ऐसे मूंछ करके हैं। भगत सिंह का साहब का एक ऐसा नहीं रहा है कि केवल एक कैप है और पीछे फांसी का फंदा है। मुझे उम्मीद है इसको पढ़ने के बाद लोग अपने मंदिर में एक थोड़ी-सी तस्वीर बना लेंगे कि आज़ाद साहब धोती पहनते होंगे तो ऐसे लग रहे होंगे, नहा के निकले हैं, रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, जनेऊ डाले हुए तो ऐसे लग रहे होंगे। भगत सिंह साहब बैठे हुए हैं, मज़ाक कर रहे हैं। वो एक मैं चाह रहा हूँ कि लोग अब केवल 3-4 तस्वीरों में ही सिमट के ना रह जाएँ। आपने तो इतना बड़ा कैनवास कर दिया क्रांति दूत में, 2 भाग मैंने पढ़े हैं अभी, काशी फाइल्स और झांसी। ये मतलब झांसी फाइल्स और काशी, इसमें उनके व्यक्तित्व का एक अलग रूप, जो अनौपचारिक रूप है, वो सामने आता है कि उनमें जानने की कितनी जिज्ञासा थी, लड़ाई के बारे में, समाज के बारे में, अंग्रेजों को भगाने के बारे में, क्रांति के बारे में। और कभी ऐसा नहीं लगा कि उन लोगों ने सोचा होगा अखबार में नाम छपेगा, उनसे तो बड़े चिढ़ते थे लोग अखबार में नाम-वाम छपाने से, अपनी पहचान बताने से या उजागर करने से। और साथ जी। में उनकी एक चिंता ये भी थी कि इसमें जैसा कि उनकी बातचीत से लगा कि ऐसे लोग ना जाएं जो आंदोलन को भ्रष्ट कर दें। अभी भी आंदोलनों में देखिए ऐसे लोग घुस जाते हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं, बात तो सरकार बनाते हैं और पॉलिटिक्स में आते हैं, लेकिन उससे आंदोलन का उस समय भी उनके दिमाग में, ज़हन में चलता था कहीं ऐसे लोग ना जाएं जो आंदोलन को हाईजैक करके और अपनी चीजें कर दें। ये भी बातचीत में आया है सामने। जी, अब जैसे कि हम लोग जब गेंदालाल दीक्षित जी की जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी उसमें बातचीत में बताया था कि कुछ लोग आंदोलन में ऐसे भी आ गए हैं कि उन्होंने अपना गुट बना लिया और गुट के नाम पे वो लोगों से फिरौती माँगने लगे। तो ऐसे लोग ही तो आके आंदोलन को भ्रष्ट कर देते हैं। कुछ दिनों बाद रहता है कि वो सब लोगों की धारणा उस आंदोलन के प्रति गलत साबित होती है। उनको लगता है कि सभी इस तरह के गलत हैं। ये हर पुराने समय से होता है, आज भी हो रहा है। ये उनकी बहुत बड़ी चिंता थी।
भगत सिंह साहब की, आजाद साहब की बहुत बड़ी चिंता थी इसमें कि भाई गलत लोग हमारे आंदोलन में शामिल ना हो जाएं। सान्याल साहब का, बिस्मिल साहब का, सबका ये बड़ा इस मामले में सचेत रहते थे। इसलिए आप देखिए जब माहौर साहब को शामिल करते हैं तो उसके पहले उनका टेस्ट लेते हैं वो। टेस्ट पूरी तरह से लेते हैं कि भाई वो अचानक से बंदूक चल गई है, तो उनकी नर्व्स चेक की जाती है कि उनको घबराहट तो नहीं हो गई। मतलब ये उनके एक मतलब हर चीज़ का एक पूरा एक सेटअप था उनका, एक पूरा पैरामीटर्स थे कि किस हिसाब से आदमी को लेना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि साहब साइन कर दिया, मिस कॉल दे दी और उन्होंने कहा हम शामिल हो गए। ऐसा नहीं और इसमें ऐसा नहीं उनके किया। उनके बीच जो बातचीत है वो मतलब माहौल बड़ा ही अनौपचारिक जैसा है। जैसे एक जी, जो अंतरंग मित्रों के बीच में होता है, धौल-धप्पा करना, चाट खाना, लस्सी पीना, पहलवानी करना, और इन सारी चीज़ों पर भी बड़ी सटीक और बड़ी ज़बरदस्त सी बातें होती हैं। बहुत सारे मतलब अ, हम हमारी पीढ़ी को ही नहीं पता तो अगली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि अम, चंद्रशेखर आज़ाद साहब पहले संस्कृत स्कूल में थे और कैसे उन्होंने धर्मशाला में रह के सारी चीज़ें शुरू की ये सब। तो ये सच में जी, अपने आप में एक दस्तावेज़ भी है और इतिहास का पुनर्लेखन कहें, इतिहास का पुनरावलोकन कहें, और इतिहास को इतिहास की तरह ये पेश करती है। और इतिहास कहते हैं कि बहुत ही ड्राई सा सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये उसको बहुत ही अच्छी जी। चाशनी में पेश करती है, एक अच्छी अच्छा, खुशबू गुलकंद की तरह। जी, मैं आपको अपने दिल की बात बता दूँ, मैं इतिहास का बहुत अच्छा छात्र नहीं रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये विषय बिल्कुल पसंद नहीं था। और आमतौर पे आप किसी को भी देख लें कि अगर पढ़ने भी जाते हैं तो इतिहास सबसे बाद में लोगों की चॉइस होती है, मजबूरी में लेना पड़ता है। बट इतिहास में ही तो सब कुछ छुपा हुआ है। हम लोग अगर उसको जानेंगे नहीं तो हम लोग दोबारा वही गलतियाँ करेंगे, हम उसी इतिहास को पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे शायद। मेरी इच्छा ये थी कि इतिहास को जो नॉर्मली क्या होता है स्कूलों में भी हमने ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा भगत सिंह साहब के बारे में, बिस्मिल साहब के बारे में, बट उनका ये होता है कि 18 तारीख को गाँव इसमें उनका जन्म हुआ, ये उनके पिता का नाम था, माता ये निबंध पढ़ाए जाते थे। निबंध पढ़ते-पढ़ते आप खुद देख लीजिए, आप अपना समय याद कीजिए, आप निबंध बस पढ़ा जैसे गाय हमारी माता है, वो वाला पिता हाँ, ये सब करके खत्म। वो क्लास हमने अपने अंदर संजो के नहीं रखा क्योंकि हम संजो के वही चीज़ रखते हैं जो हमको अच्छी लगती है और जो हमारे दिल में बस जाती है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने कभी हमको ये समझ में ही नहीं आया। मेरी कोशिश है कि अब लोग-बाग पढ़ें इसको और ऐसा हो रहा है। आप देखिएगा इन किताबों में क्योंकि इतना जैसे आपने कहा संजय भैया इतना बड़ा कैनवस है कि मैं 100 जन्म भी ले लूँ तो मैं नहीं लिख पाऊँगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं लिख पाऊँगा। लालच है मेरा कि मैं 10 के बाद और भी इसको बढ़ाता रहूँ बट वो एक पुराना प्रोजेक्ट जो है वो अगर नहीं चल शुरू हो पाएगा तो तकलीफ होगी, वो आधा रह गया है जिसके बारे नीलकंठ के बारे में बात की थी मैंने। अब मैं इसको कितना लिख पाऊँगा मुझे नहीं मालूम बट उम्मीद है कि इसको लिखता रहूँ। ये इतना बड़ा कैनवस है, इतना बड़ा कैनवस वही है। जी, हम लोगों ने जो भगत सिंह जी को पढ़ा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ा, सान्याल जी के बारे में तो पढ़ रहे, कोर्स में किताबें कम हैं जिसमें चैप्टर भी हों, जिसमें उनको उनके बारे में पढ़ाया जाए। बाकी आपके नानाजी मास्टर जी और भी बाकी लोग। तो जो भी पढ़ा हमारी पीढ़ी तक या उसके आगे आने वाली पीढ़ी ने वो बड़े सीमित कैनवस में पढ़ा, सीमित फ्रेम में पढ़ा। ये उसको बिल्कुल व्यापक बनाता है और उनके चरित्र के, उनके जीवन के हर एक पहलू से आपको वाकिफ कराती हैं चीज़ें। तो इतिहास पढ़ने में आप फिसड्डी रहे हो, लेकिन इतिहास गढ़ना कोई आपसे सीखे, और इतिहास बनना और बनाना ये आपने ज़रूर इसमें इसको शामिल किया है। तो जब अब लोग ये कहते हैं कि आप इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास गढ़ रहे हैं, इतिहास बन रहे हैं, और उसके साथ-साथ लोग भी इतिहास का हिस्सा बनते हैं जब उनको पढ़ते हैं तो। तो आपके अंदर क्या होता है, एक लेखक के अंदर, एक क्रांतिकारी के नवासे के अंदर क्या होता मैं सच बताऊँ तो कुछ जब मैं पढ़ रहा था और कुछ चीज़ें लिखने बैठता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, अभी आप समझ लीजिए मैं पूरे उसकी किताबों की मैं भूमिका बंधा बाँध रहा हूँ। अभी हम लोग असली क्रांति के आंदोलन की तरफ तो पहुँचे ही नहीं हैं। जो मेरा सबसे पसंदीदा लोग निकल कर आए हैं इसमें से डेफ़िनेटली सावरकर साहब, मैं उनको पसंद करता था बट इस हद तक मैं उनको पसंद करने लगूँगा, मुझे नहीं मालूम था। ऊपर-ऊपर से पढ़ा था, इतनी-इतनी मोटी किताबें थी, डर लगता था, पूरी हो पाएगी नहीं। बट जब इस तौर पे पढ़ने के लिए कि मुझे उनके बारे में लिखना है, तो मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसी वो सही है, हज़ारों सालों में एक बार होता है, जो ढींगरा साहब ने कहा था। दूसरे, राजगुरु साहब, जिनके बारे में लोगों ने कुछ है? लिखा ही नहीं। वो मेरे सबसे पसंदीदा कैरेक्टर निकल के आए क्योंकि जुनूनी थे वो। अब वो एक अकेले नहीं थे, मतलब आप देखेंगे अगर हम 1000 लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसमें 800 लोग ऐसे होंगे जिनको मरने की जल्दी।
आप विश्वास कर सकते हैं। वो कहते क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फांसी ही तो होगी। बस उनका ये एक मैं निशब्द हो जाता हूँ जिससे भी बात करता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आदमी तो मौत के डर से ही जी रहा है ना आज की तारीख में, और कर क्या रहा है, मौत के डर से ही तो हम लोग जी रहे हैं कि मर ना जाए कहीं। और उनको सबसे ज्यादा मरने की जल्दी थी। राजगुरु सबसे ज्यादा नाराज इसीलिए हो गए वो अपने क्रांतिकारी समूह के दोस्तों से कि उनको वहां असेंबली बम कांड में ले जाने के लिए मना कर दिया भगत सिंह साहब ने, क्योंकि उनको बड़ी जल्दी रहती थी। अगर कहा यह गया कि आजाद साहब गोली मारेंगे तो वो नाराज हो जाते थे, गोली मैं मारूंगा, क्योंकि उनको मालूम था आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा, कल पकड़ा जाऊंगा तो फांसी होगी। उनको मरने की जल्दी थी। वो जब पहुंचते हैं, पुणे पहुंचते हैं, उनसे कहा गया छुप के रहना, वो जाके एक व्यायामशाला में जाके बताते हैं आपको पता है ना सैंडर्स को किसने गोली मारी है। अब कैसे आप, अब वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम पड़ा था कि भगत सिंह साहब को पकड़ा जा चुका है और उनको फांसी होने वाली है, तो उनको बड़ी जलन होती थी, यार भगत सिंह को फांसी हो जाएगी मुझे नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। कहाँ मिलेंगे ऐसे, कहाँ मिलेंगे ऐसे, मतलब मैं, आप जो अ, निशब्द हूँ, सीरियसली कहूँ तो निशब्द हूँ। मनीष भाई, इसमें एक चीज और कि आपने वो 10 किताबों के लिए एक आउटलाइन तो खींच दी होगी कि क्या क्या कहानियां होंगी, किसके शहर की या किसकी जगह की कहानियां होंगी। तीसरी के लिए भी आपने बता दिया, उसके अलावा आगे और क्या क्या इसमें हम लोगों के सामने आने वाला है, थोड़ा टीजर तो दीजिए। जी 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 जी। देखिए जैसे अभी अब आने वाला है मित्र मेला, आने वाला है, तो मित्र मेला लोग आप समझेंगे, कुछ लोग तो समझ ही जाएंगे कि ये सावरकर साहब के ऊपर होगा। तो ये सावरकर साहब के ऊपर भी है। सावरकर साहब तो होंगे, बट साथ में उनके वो लोग भी होंगे जो उस समय उनके साथ वो लोग चल रहे थे, उनके साथ उनकी जिंदगियां चल रही थी। तो बोस साहब भी, रास बिहारी बोस साहब भी दिख जाएंगे आपको वहां पर। वहां पे उनको पंडित परमानंद जी भी दिख जाएंगे वहां पे, भाई परमानंद जी भी दिख जाएंगे वहां पे। वो सारी कहानियां साइड में लेके चलते रहेंगे, कभी सावरकर साहब खड़े हुए हैं तो कहीं भाई परमानंद खड़े हुए हैं। उसके बाद आने वाली है गदर। ये अच्छा। सनी देओल वाली गदर नहीं है, बट ये वो वाली गदर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हुई नहीं है। क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर वो आंदोलन सक्सेस हो जाता, अगर वो कृपाल सिंह करके जो एक गद्दार साहब थे हमारे, तो अगर वो नहीं होते तो हम लोग का आजादी 1914 के आसपास, 15 के आसपास मिल गई होती, बट वो नहीं हो पाया। रास बिहारी बोस साहब की बहुत बड़ी योजना थी, बहुत लंबा चौड़ा विद्रोह करने की योजना थी, जो कि 1857 की तर्ज पे बनी थी, जिसके बारे में सावरकर साहब ने किताब लिखी थी, जिसकी वजह से कि हम लोग आज जान पाए हैं कि झांसी की रानी का वो विद्रोह नहीं था, एक युद्ध संग्राम था। ये चौथे में होगा। उसके बाद आएगा बसंती चोला आने वाली है, हम्म। बट वो भी सिर्फ भगत सिंह के साहब के बारे में नहीं होगी, क्योंकि भगत सिंह साहब के बारे में लोग बाग जब तक पढ़ चुके होंगे, हम्म। बहुत पढ़ चुके होंगे, बट उसमें भगत सिंह साहब के साथ वो दूसरों के बारे में किस्से सुना रहे होंगे। फिर अच्छा। उसके बाद फिर उसके बाद आ रही होगी घर वापसी। घर वापसी भगत जब सिंह जी के आएगी तो संस्मरण आएंगे उसमें। भगत सिंह के बसंती संस्मरण चोला। आएंगे। भगत सिंह ने जो सुना है, सीखा है, वो वहां पे गणेश शंकर विद्यार्थी जी से क्या जाके मिलने बात है। वाले हैं। वो अपनी हाँ। शादी के लिए मना करने वाले हैं, वो अपने घर से भाग जाने वाले हैं। वो प्रेस में आके काम करेंगे, बलवंत बन के काम करेंगे, विद्रोही बन के घूमेंगे, और घर वापसी में वो झांसी आएंगे। झांसी वाह। आएंगे तो आजाद साहब फिर आके मिल लेंगे। तो आप लोग छठे भाग में जब घर वापसी आने वाली होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है, तो आप लोग फिर एक बार झांसी लौट के आ जाएंगे, तो जहां पे फिर माहौर साहब होंगे, जहां पर भुसावल कांड की चर्चा हो रही होगी। तो ऐसे ऐसे बिल्कुल। चलती रहेगी कहानी, फिर संघर्ष होगा। फिर उसके बाद शायद सबसे आखिर में विसर्जन करके एक मेरी कोशिश है कि मैं श्रद्धांजलि दूं, जिसमें जितने भी हमारे क्रांति दूत रहे उनके अंतिम दिनों का एक वर्णन होगा, उनके परिवार के साथ क्या हुआ। और ये ये आउटलाइन जो मैंने खींची हुई है, जिसमें 90% आप समझ लीजिए कि लिखा जा चुका है। 10% ऐसा होता है कि वो हमारे पब्लिशर साहब कुछ बोलते हैं कि इसको ऐसा चेंज कर दीजिए, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, तो वो थोड़े से पेजेस कम हो जाते हैं। तो एक अ, वो क्या फाइनल टच देने वाली बात होती है, वो होता है। तो ये इस तरह से जर्नी चलती रही। और जैसा कि मैंने सुना है कि ये पेपर बैग से ये हार्ड बाउंड में आने वाली है। जी, तो संजय भैया क्या हुआ कि लोगों ने बिल्कुल पीछे पड़ गए कि ये तो हम लोगों को 10-10 रखनी है किताबें, अब हम ऐसे लंबे में इसको करके रखेंगे तो ये आने वाली नहीं है, तो आप इसको हार्ड कवर में लेकर आइए। तो हम लोगों ने फिर कोशिश की कि उसको अब हार्ड कवर में लेकर आए। तो ये पुरानी वाली जो है, ये भी हार्ड कवर में आ गई है, और आने वाली जो मित्र मेला है, बसंती चोला और गदर वगैरह है, वो सारी अब हार्ड कवर में ही आएंगी। मैंने जानबूझ के, आपने देखा होगा, पृष्ठ संख्या मैंने बहुत छोटी कम रखी है इसकी, यानी 120 पेज होंगे, 125 पेज होंगे, 115 पेज के आसपास रखे हैं मैंने, जिससे कि अगर आप कनॉट प्लेस से बैठे
और आप पीतमपुरा जा रहे हो, तो आप उतनी देर में, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो 1 घंटे में, वाह! 40 मिनट में आप किताब को खत्म कर सकते हैं। अब जैसे जैसे वो सीधा पन्ना निकालते हैं, तो ये पन्ना आया जिसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किस शैली में लिखी गई है ये किताब। आगे क्या हुआ दादा? आज़ाद को सब्र नहीं हो रहा था। सान्याल साहब मुस्कुराए और आगे बोले। प्रफुल्ल और खुदीराम मुजफ्फरपुर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से एक स्थानीय धर्मशाला में रुक जाते हैं। अब उनको अपना काम अंजाम देने के लिए कोई उपयुक्त अवसर अवसर की तलाश थी। 1 सप्ताह तक तो बस शांति से प्रतीक्षा ही करते रहे, क्योंकि किंग्सफोर्ड आमतौर पर अदालत के अलावा और कहीं जाता ही नहीं था। कुछ दिन बाद उन्हें खबर मिली किंग्सफोर्ड एक क्लब में शाम को ब्रिज खेलने जाता है, जहां से शाम को 8:30 बजे वो वापस अपने घर के लिए निकल जाता था। चाकी और खुदीराम को ये मौका अपने काम के लिए उपयुक्त लगा, क्योंकि इससे उन्हें रात के अंधेरे में बम फेंकने के बाद भागने में तकलीफ नहीं होने वाली थी। सान्याल साहब रुके। तभी एक गड़बड़ हो गई। सान्याल साहब अचानक बोले, क्या हुआ दादा? सभी एक साथ बोल पड़े। मेरी चाय नहीं आई। सान्याल साहब ने, मेरी चाय नहीं आई? सान्याल साहब ने आजाद की ओर देखा। दादा मैं लाता हूँ। आप पूरी बात बता दीजिए एक बार, मुझसे रहा नहीं जा रहा। क्या गड़बड़ हो गई थी? पकड़े गए? आजाद ने विनती सी कर डाली। हाँ, तो गड़बड़ ये हुई कि जब वे शाम को इस इलाके में घूम रहे थे, तो सुरक्षा गार्ड ने उन्हें देख लिया, क्योंकि वे दोनों उम्र में काफी छोटे थे और बच्चे से लग रहे थे। इसलिए गार्ड ने उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, लेकिन उन दोनों को चेतावनी देते हुए तुरंत जगह छोड़ने के लिए कहा। प्रफुल्ल और खुदीराम ने घूमना बंद कर दिया, एक ऊंचे से पेड़ के पीछे जा। कुछ ही देर बाद एक जैसी ही 2 बग्घियां क्लब से बाहर निकली। जैसे ही इन 2 बग्घियों में से एक खुदीराम के पास पहुंची, तो वो और प्रफुल्ल उन पेड़ों के पीछे से बाहर निकल आए, और जब बग्घी थोड़ी और पास आई, तो खुदीराम बग्घी की तरफ दौड़ते हुए आए और बग्घी पर पूरी ताकत से बम फेंक दिया। मारा गया साला। आजाद लगभग चीख दिए। आजाद, आजाद! बिस्मिल ने घूरा तो आजाद ने कान पर हाथ रखकर माफी मांग ली। सान्याल साहब मुस्कुराए और बोले, दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं था जिस पर खुदीराम ने बम फेंका था। बम से उस बग्घी में बैठी किंग्सफोर्ड की ब्रिज पार्टनर, एक स्थानीय बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की बेटी और पत्नी की जान। ओह! आजाद के मुंह से निकला। तो इस तरह की ऐसे जीवंत टिप्पणियां और ऐसा जीवंत वर्णन इस पुस्तक में आपको मिलेगा, इस पूरी सीरीज में मिलेगा। तो मेरा मानना है कि नई पीढ़ी को ये चीजें पढ़नी चाहिए, ताकि अपने इतिहास में घुसकर तमाशा देखें कि आखिर आजादी ऐसे नहीं, कई कोणों को मिलाकर आजादी का एक चक्र तैयार होता है, जो एक धारा सत्य और अहिंसा की है, तो दूसरा एक अरा जिसके हम स्पोक्स कहते हैं, उस चक्र की धुरियों में एक ये भी है जिन्होंने क्रांति की, ऐसे क्रांति दूतों के बारे में। आप क्या कहेंगे समापन टिप्पणी में मनीष जी? मैं संजय भैया सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब आप उस समय कलेवर की बात कर रहे थे, कैनवस की बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के कुछ किस्से अधूरे छोड़ दिए हैं। और ये जब मैंने छोड़ रहा था, तो मैं अपनी गलती समझ रहा था कि ये मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। बट अब मुझे लग रहा है कि ये मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो नए लोग हैं, जो मेरे बच्चों की उम्र के ही हैं, अब तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे बच्चों की उम्र के हैं, और जो छात्र हैं और जो पढ़ रहे हैं, वो बड़े उत्सुक हो रहे हैं, और वो सब किताबें निकाल के लेकर आ रहे हैं जिनका मैंने रेफ़रेंस दिया है। कुछ नई वाह! किताबें प्रिंट कर आए हैं जो मुझे नहीं मालूम थी। वो पढ़ते हैं, जो अधूरा छूट गया है उसमें से कई नाम का मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर या भैया या जो भी मुझे बोलते हैं वो, आपको पता है ये? तो वो उनके अंदर उत्सुकता जागने लगी है। अब वो किताबों की तरफ दोबारा लौटने भी लगे हैं, और अच्छी किताबों की तरफ लौटने लगे हैं, एक सच्चे इतिहास की तरफ लौटने लगे हैं। ये मुझे शायद ऊपर वाले का ही हाथ है कि जो मैं नहीं कर पा रहा था, उसको भी उन्होंने एक प्रयोजन बना के उसको एक अच्छे कार्य में बदल के रख दिया। यही मेरा है। उम्मीद है कि सब लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे, इसमें पढ़ेंगे, लोगों से शेयर करेंगे, और अपने घर, दोस्तों, बच्चों के लिए किताब ज़रूर खरीदेंगे। मेरा अपना तो अनुभव है कि जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो मतलब ये था कि जैसे आदमी एडिक्ट हो जाता है, चस्का पड़ जाता है। दोनों किताबें फिर ऐसे ही एक गो में, सिंगल गो में पढ़ने का दिल करता है, और जब छोड़ना पड़ता है तो आदमी को लगता है जैसे वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है टाइप। तो ये किताब सच में, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इस किताब के बाद, जैसा आपने बताया, मुझे लगता है कि ये किताब सिर्फ लोगों के ज़हन पर पड़ी हुई वक्त की धूल ही नहीं झाड़ेगी, बल्कि लाइब्रेरियों में रखी हुई किताबें और संदर्भ ग्रंथ, उस पर भी पड़ी हुई धूल हटेगी, और नई पीढ़ी उसे फिर से ठोक कर, धूल झाड़कर वो पढ़ेगी और इसके बारे में और जानेगी। जो प्यास आपने अधूरी छोड़ी है,
वो उनकी तिश्नगी और बढ़ा देगी और वो कहीं से भी ढूंढकर इनकी चीजें पढ़ेंगे और जानकारी करेंगे आखिर उसके बाद क्या हुआ। जी, यही आशा है, यही आशा है। मैं भी उम्मीद करता हूं कि इसके बाद जल्दी ही आपके बाकी सीरीज की किताबें इसी आजादी के अमृत महोत्सव में ही, इसी आजादी के अमृत वर्ष में मिलेंगी, ताकि जिन्होंने अपनी जान देकर अमृत पथ का गमन किया है, उनको एक बार फिर हम उनसे मिल सकें और उनसे छिटकी हुई जो अमृत की बूंदें हैं, वो इन किताबों की पुस्तकों की शक्ल में हमारे सामने आए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस अमृत पथ की ओर उसके बारे में जान सके। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जकार्ता से आपने हमारे दर्शकों के लिए और अपने पाठकों के लिए इतना वक़्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर नई सीरीज़ में किताबें जैसे-जैसे आती रहेंगी, वैसे-वैसे हम आपसे उस पे बात करते रहेंगे। मनीष जी, आपका बहुत शुक्रिया और क्रांति दूत के लिए एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ, क्योंकि ये वो दस्तावेज़ है, इसको जल्दी ही मुझे लग रहा है कि अगले महीने जुलाई में अगली सीरीज़ की अगली कड़ी आ जाएगी। जी, आ जाएगी। ये जुलाई में और अगस्त में आपको दोनों मिल जाएँगी। 15 अगस्त को और जुलाई में ये 2 और अंक आपके हाथ में। वाह! उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष में आगे आने वाला वर्ष होगा, इसमें ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी और आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत साल वर्ष एक बार फिर अपने नाम को सार्थक करेगा, क्रांति दूतों के इस अमृत कलश के साथ-साथ। नमस्ते। नमस्ते संजय भैया। सभी का